अस्सलामुअलैकुम जी। माज़रत यार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये पहली बार देखें वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो अब थोड़ा गुजारा कर लीजिएगा। इसमें आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल टू द आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर। अब आईसीटी स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपने अपनी डायरेक्शन किस तरह ढूंढनी है प्राइस में, मार्केट के अंदर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको सबसे पहले अपने टाइम फ्रेम पता होने चाहिए कि आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, आपने किस तरह अपनी जो टाइमिंग्स हैं, अपनी टाइम फ्रेम है, वो आपने अलाइन किस तरह करने हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने किन टाइम फ्रेम्स को देखते हुए अपनी ट्रेड जो है फ्रेम करनी है। एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट अपनी ट्रेड जो है वो 3 टाइम फ्रेम्स में अलाइन करनी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आप सारी की सारी ट्रेड्स या टाइम फ्रेम जो है वो लाइन वाइज हों। अगर M1 है तो फिर M3 M5 हो, इस तरह नहीं। आप कोई भी 3 टाइम फ्रेम अपनी पसंद की चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोजीशन ट्रेड्स की। पोजीशन ट्रेड में अगर एक बंदा पोजीशनल ट्रेडर है, पोजीशनल ट्रेडर की ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो उनकी ट्रेड्स 3 महीने 6 महीने साल भी चलती हैं, तो उनका जो मेन टाइम फ्रेम होता है वो मंथली होता है। मैनेजिंग जो वो अपनी ट्रेड की करते हैं वो वीकली पे होती है, और डेली टाइम फ्रेम उनका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है। अब जाहिर सी बात है वो अपने प्रॉफिट टारगेट्स मंथली पे करते हैं, और उनकी ट्रेड्स महीने महीने 3 3 महीने चल रही होती हैं। अब मुझे इस चीज़ पे काबिलियत नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि आपकी स्टाइल के हिसाब से आपका स्टाइल कौन सा बेहतर है ट्रेडिंग का। ये आपका एज है, हर बंदे का अपना अपना एक स्टाइल होता है ट्रेडिंग का। किसी को स्कैल्पिंग पसंद आती है, कोई ट्रेडर अच्छा होता है, किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छी लगती है, और किसी को स्विंग ट्रेडिंग अच्छी लगती है। अब पर्सनली मैं खुद तो स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक एक हफ्ते तक शॉर्ट टर्म ट्रेड जिसको हम कहते हैं, वो एटलीस्ट हफ्ता 1.5 हफ्ता चलती है, तो मुझे वो पसंद है, जिसको मैं वन शॉट वन किल भी कहता हूँ। ग्रुप में आपने मुझे अक्सर देखा भी होगा कि मुझे वीकली ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ट्रेडें ही चाहिए होती हैं। तो स्विंग ट्रेडर जो होता है उसका मेन टाइम फ्रेम डेली होता है, 4 आवर उसकी मैनेजिंग टाइम फ्रेम होती है, और 1 आवर पे जो होता है वो एग्जीक्यूशन करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर का क्या होता है, वो 4 आवर होता है, 1 आवर उसकी अपनी मेन एग्जीक्यूशन होती है, 15 मिनट जो होता है उसका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है। अब मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग से उठाता हूँ और शॉर्ट टर्म ट्रेड से उठाता हूँ, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा बहुत अपने स्वाद के हिसाब से मिक्स कर भी सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। डे ट्रेडर और स्कैल्पर के लिए 1 आवर डेली का टाइम फ्रेम होता है, उसके लिए डेली टाइम फ्रेम 1 आवर होता है। मैनेजिंग, प्रॉफिट टारगेटिंग, स्केलिंग वो अपनी M15 पे करता है। 5 मिनट टाइम पे वो एग्जीक्यूशन करता है, और विद इन अ डे, विद इन अ शॉर्ट टर्म टाइम उसका काम जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो आप सबसे पहले आपको आईसीटी स्ट्रक्चर समझने से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। फ्रैक्टल नेचर का मेन चीज़ यही होती है कि अगर मैं इस लेग की बात करूँ ना, तो ये ग्रीन सर्कल से इस सर्कल तक ये पूरी एक लेग होती है। अगर मान लें मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो ये मेरी डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये पूरी ये सीन है ना, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे इसमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट होगी, और H1 पे मेरे पास ये सीन ये होगा। अब H1 पे मेरा स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन डेली पे मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा। तो ये चीज़ होती है मेन फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की। इसको हम किस तरह समझते हैं, अब ये मैं आपको आगे बताता हूँ। Where you should be focus on keys to multiple time frame market structure. The highest of the 3 time frame trades will be managed by the highest or middle time frame. अब जो ट्रेड फ्रेमिंग होती है, बायास जिसमें से निकलता है, वो आपका या तो हाईएस्ट टाइम फ्रेम हो या मिडिल टाइम फ्रेम हो। द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम विल बी यूज्ड टू इंटर एंड सिग्नल पोटेंशियल रिवर्सल क्लूज। रिवर्सल पैटर्न आपने किस टाइम फ्रेम पे फाइंड करना है, वो आपका सबसे छोटा टाइम फ्रेम होता है। अब वो छोटा टाइम फ्रेम इवन डेली भी हो सकता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका सबसे छोटा टाइम फ्रेम डेली होगा, और अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपका छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट होगा। तो अब ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपका जो स्टाइल है आप उस हिसाब से वर्किंग करेंगे। द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आर मेड इन द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन। अब जाहिर सी बात है, जो प्राइस की मेन डायरेक्शन होती है जिसमें वो मंथली वीकली में
ट्रेड हो रही होती है वो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ये तो एक आम सी बात है। आर ट्रेड्स आर फॉर्म्ड ओवर की SNR लेवल। अब यहाँ पे SNR लेवल जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये PDA रेस से मुराद ली गई है। आप इसको ये मत समझिएगा कि बिलाल भाई ICT में भी अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लें। सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, बस अब उसको आप थोड़ा बहुत अलाइन करना होता है बस PDA रेस, तो हम उसको एज नाम दे देते हैं PDA रेस का। अब यहाँ सपोर्ट एंड SNR लेवल जो हैं वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर, ये सारे होते हैं। उसके बाद मार्केट प्रोफाइल विल असिस्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाते हैं, अब यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई है आपको एक जर्नल पर्सपेक्टिव देने के लिए। जर्नल पर्सपेक्टिव मेरा क्या है, अगर मैं ये बात करूँ कि फॉर एग्जांपल आप कह लें ये मेरा H1 टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली पे ही मेरे पास पूरी एक लेग होगी ना, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो होता क्या है बेसिकली कि प्राइस हाई लगाती है, लो, अनदर हाई। अब होता ये है कि आपके पास जब आपका हाई टाइम फ्रेम बुलिश होता है ना, तो प्राइस जो H1 पे रिट्रेसमेंट भी लेती है उसमें वो कभी कभार वो स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर देगी। तो वो उसको हम एज अ रिवर्सल नहीं ले सकते कि डायरेक्टली डेली पे रिवर्सल हो गई, नहीं ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें कि ये शॉर्ट टर्म लो जो है वो ब्रेक हुआ, प्राइस रिट्रेस करती है, वो इधर जाती है लो की तरफ, एंड देन वो अब ये जो गैप मैंने बनाया है, ये जो एक कंप्लीट गैप है, ये एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग है। यहाँ से यहाँ तक एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग है। इसके बीच में क्योंकि डेली बुलिश है आपका, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको, आपके मिड टाइम फ्रेम पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यूइंग बुलिश मार्केट में H1 पे आपका स्ट्रक्चर टूटेगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगी, एट द एंड प्राइस अपने डेली के लेवल से कंटिन्यू बुलिश करेगी। ये चीज़ मैं भी आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। उसके बाद जब कोई रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है उसमें, अब वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई ओल्ड हाई हो सकता है जिसकी स्वीप पर रेजिस्टेंस बन गई हो, ये चीज़ हो सकती है। अब जब यहाँ पे ये सीनियरो बन जाता है, तो यहाँ पे जब उसका स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है बीच सेंटर में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो भी रहे मिड टाइम फ्रेम पे, तो उनकी इतनी अहमियत नहीं होती। वो एक दो बार आपको एक अच्छी सी मूव दे देंगे शॉर्ट टर्म की, लेकिन एट द एंड वो वॉयलेट हो जाते हैं। तो होता ये है कि जब कभी किसी ओवर SNR लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे आपको मिड टाइम फ्रेम पे आपके स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो फिर आपके पास एक चांस अच्छा होता है कि भाई अब आप सेलिंग जो है वो देख सकते हैं। अब जब आपको ये शॉर्ट टर्म लो ब्रोकन मिला, उसके बाद आपको प्राइस OT तक आती है, आपको रिट्रेसमेंट भी देती है, और फिर वो स्मूथली आपके लोस को टारगेट करना शुरू कर देती है। अब जब ये सिनेरियो बनेगा तो इसमें अब जो यहाँ पे जो सेल में हो रहा था, अब वो यहाँ पे बाय में होगा। प्राइस उठेगी, थोड़ा सा हाई करेगी, इसके OT तक आएगी, देन अगेन वो सेल ऑफ हो जाएगी। और करते कराते वो जब तक किसी डिस्काउंट एरिया तक, सपोर्ट लेवल तक, डिस्काउंट सपोर्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो कंटिन्यू बेरिश रहेगी। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, तो सेम चीज़ हमारी बाय में आ जाती है कि प्राइस जो थी वो थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट भी कर रही थी, लेकिन वो एट दी एंड बेरिश आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बड़े टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल नहीं आ रहा था, और जहाँ पे उसको सपोर्ट लेवल मिल गया वहाँ से उसने सपोर्ट पकड़ ली। जब आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, देन वो बुलिशनेस पकड़ लेती है। तो ये जो सेम सिनेरियो मैंने भी आपको सेल में बताया, वही आपका बाय में भी बन गया। और किसी हद तक इसी तरह का मार्केट मेकर मॉडल भी होता है, वो आपको मैं आगे पढ़ा दूंगा। देन अब ये एक जर्नल स्ट्रक्चर है ICT का। जर्नल स्ट्रक्चर कैसे कि अब आप सिंपली एक मान लें कि आपकी जो ये पूरी एक लेग है, ठीक है। आप मान लें कि ये डेली टाइम फ्रेम पे एक लेग है। H1 पे आपके पास प्राइस हाई लगाती है, लो हाई लो हाई लो। उसके बाद H1 पे आपके पास किसी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस जो है वो लो को ब्रेक कर देती है।
लो को जब वो ब्रेक करती है तो प्राइस आपके पास ओटी में आती है। ओटी में आने के बाद वो सेल ऑफ हो जाती है, जैसे अमूमन होता है। उसके बाद प्राइस अगेन बाउंस लेती है, अगेन ओटी लेवल से प्राइस अगेन डाउन। अब इसके बीच में ये तब तक सीन चलता है जब तक कोई हायर टाइम फ्रेम का लेवल सपोर्ट लेवल हायर टाइम फ्रेम का नहीं आ जाता। इसको आप एक और तरीके से भी मूव कर सकते हैं। जो ये आपकी पूरी लेग है ना, जो ये आपकी पूरी लेग है, जितनी भी इंजीनियर्ड मूव थी इतनी ही यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो मूव है वो पूरी की पूरी होगी। ये वाली, ये और ये लेवल ये ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। जितनी ये मूव होगी इतनी ही ये मूव होती है। अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल ही पिप टू पिप तो एक्यूरेसी नहीं होती है, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन जब ये मूव आपकी इतनी मूव हो जाए तो आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि यार अब जो है ना, अब प्राइस जो है वो बुलिशनेस दिखा सकती है। और उसके बाद जब वो एक बार स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है उसके बाद नीचे आती है, अगेन बुलिश, रिट्रेसमेंट, अगेन बुलिश। अब यहाँ पे आप इस जब पूरी लेग को देखोगे ना, ये आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे M5 पे H1 पे छोटी एक रिट्रेसमेंट लेग होगी। लेकिन अगर आप डेली पे देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये जो है ये एक्चुअल में ओवरऑल बुलिश लेग है। और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है, रिट्रेसमेंट करती है, अगेन बुलिश। अब इस चीज़ को मैं आपको ना ज़रा स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। अब ये गोल्ड का एक सिंपल सा M1 का चार्ट, ठीक है। हम इसको देखते हैं यहाँ से। पहले आप इसको ज़रा H1 में देख लेते हैं ताकि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए पहले से ही, कि आपको पता हो कि प्राइस कर क्या रही थी। प्राइस जो है वो ओवरऑल अगर मैं मंडे से बात करूं तो ये मंडे है, प्राइस जो है कंसोलिडेशन में थी। ट्यूसडे भी वो ओवरऑल दोनों बायास में रही, ना बुलिश ना सेल, ओवरऑल जो है वो कंसोलिडेशन में रही। वेडनेसडे के दिन भी वो ओवरऑल कंसोलिडेशन में रही। अब ये जो है ये FOMC टाइम है, ठीक है। अब आप वापस चलते हैं हम अपने M1 पे। M1 पे जब मैं जाता हूँ, M1 पे मैं जब गया तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि अब ये जो है आपका, ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपकी ये वाली जो लेग है ये सेम वही लेग होगी जितनी जो प्राइस इंजीनियर्ड मूव होती है, जिसको हम कहते हैं ना इंजीनियर्ड मूव, ये वो इंजीनियर्ड मूव है, ठीक है। अब आप इसको ज़रा सिंपली इधर चेक करना, एक हाई ट्रेस। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 3 हाई लगा के वो गिर जाएगी जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया, क्योंकि ये मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव दिया है ना। वो जा सकती है 5 6 7 8 हाई लगा सकती है एट दिल्ली। आइधर जब तक आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिलता आप हाई एक्सपेक्ट करो, आपको जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए आप वहाँ सेल ऑफ हो सकते हो। तो प्राइस हाई लगाती रही, ठीक है। लेकिन जहाँ उसने शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर दिया, अब ये जो है ये आपका शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट टर्म लो है ना। अब जब प्राइस इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक करती है तो वो उसको सिर्फ टच करने भी आती है, और टच करने के बाद वो कम्प्लीटली सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये चीज़ कब तक चलेगी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट हो जाता तब तक आप इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट करते रहोगे। रिटर्न सेल, रिटर्न सेल, रिटर्न सेल,
रिटर्न सेल, रिटर्न सेल। तो लास्ट आया आपका ये आ गया शॉर्ट टर्म हाई। अब पहले मैंने जो चीज़ बोली कि जितनी ये लेग होगी उतनी ही यहाँ से यहाँ तक वाली लेग भी होगी, ठीक है। तो हम हिसाब लगा लेते हैं कि भाई ये हमारी है कोई ऑलमोस्ट 340 पिप्स, ठीक है, 340 पिप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो जी अब हम बात करते हैं इसकी। 57 देन 87, तो ऑलमोस्ट जो है ये हमारी पिप्स है, 400 पिप्स की ये मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी क्या चीज़ हुई कि 340 पिप्स की ये मूव हुई, देन हमारे पास 400 पिप्स की ये मूव हुई। तो ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है मूव में। अब नेक्स्ट चीज़ हम जा जाते हैं इस वाले पैटर्न पे। ये जो पैटर्न है, अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा। क्यों क्यों स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा? क्योंकि जो आपका मेन टाइम फ्रेम है, जो आपका इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम है, वो डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम पे आपके पास क्या होता है कि प्राइस जो है वो आपकी ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू गैप के 50% पे थी। अब यहाँ से प्राइस के चांसेस होते हैं कि वो आपको रिवर्सल पॉइंट दे दे, अगर उसकी पावर ऑफ 3 अलाइन हो रही है तो जी आपके पास ये क्लू आ गया। अब वापस चलते हैं हम उस पर जहाँ से हम आए हैं, ठीक है। तो ये वो लेवल है। अब प्राइस क्या करती है कि इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, देन रिट्रेसमेंट करके इस लेवल तक आती है और फिर वो कंटिन्यू करती है बुलिश तक। कंटिन्यूइंग बुलिश में अब जब आप देखोगे कि आपका ये लो था, आपने इस हाई तक रख दिया जो आपका एक्चुअल हाई था, इसके बाद आपके पास कोई हाई नहीं है, तो आपके पास प्राइस किल जोन के दरमियान, देखें ये रैंडमनेस नहीं होती, आपको प्राइस हमेशा एंट्री किल जोन में अक्सर देने आती है अगर आप गौर करेंगे तो किल जोन के सेंटर में आपको प्राइस जो है आपके OTE लेवल तक आती है और फिर जो है प्राइस इस पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यूइंग बुलिश करती है। अब ये जो लेवल बनती है H1 पे, मैं अगर आपको इसको दिखाऊं तो अपने ग्रुप में, मैंने जो मेरा व्हाट्सएप फ्री ग्रुप है उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं इस एरिया से 2595 से मैं सेलिंग देखूंगा थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तक। तो उसकी क्या वजह थी कि यहाँ पे एक ऐसा लेवल था जो मुझे कह रहा था कि यार प्राइस जो है वो आपको एक रिट्रेसमेंट एरिया में आ सकती है आपके। तो जब मैंने इस पूरी रेंज पे फिब लगाई तो मेरे पास प्राइस जो है वो 60% तक आ गई, 62% तक, और ऑलमोस्ट OT तक भी आ गई है। ऊपर से ये फेयर वैल्यू गैप भी था, तो प्राइस जो है एट दी एंड वो अगेन बुलिश निकलती चली गई। तो ये जो है, अब इसमें क्या रीज़न थी कि डेली टाइम फ्रेम मेरा क्या है, बुलिश है, मेरा डेली टाइम फ्रेम बुलिश है। उसके बाद मेरा H1 टाइम फ्रेम मुझे सेलिंग में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये जो थी ये इंजीनियर्ड मूव थी, इसके बाद ये मूव, एंड देन वो ओवरऑल क्योंकि बुलिश था, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम बुलिश था, मैं H1 से ज़्यादा डेली को प्रेफर करता हूँ। तो उसके बाद जो है वो प्राइस बुलिश जाती है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, अगेन बुलिश, थोड़ी बहुत, और एट दी एंड वो ओवरऑल बुलिश। तो ये चीज़ होती है। वापस आ जाते हैं इस पर। अब हम इसमें आते हैं, तो अब जो मैंने चीज़ आपको बताई कि ये वाली जो लेग है, भले ये H1 पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा लेकिन डेली पे इसकी इतनी अहमियत नहीं होती, तो इस वजह से प्राइस ओवरऑल जो है वो कंटिन्यू करती है बुलिश की तरफ। अब क्या होता है कि अब आ जाते हैं हमारे स्ट्रक्चर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्विंग हाइज और शॉर्ट टर्म, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाइज और इंटरमीडिएट टर्म स्विंग, शॉर्ट टर्म स्विंग हाइज पे। इंटरमीडिएट टर्म हाई स्विंग हाई वो होता है जिसमें हमारे पास बेसिकली दोनों तरफ शॉर्ट टर्म हाइज होते हैं,
एक स्विंग बार पैटर्न किस तरह होता है कि एक कैंडल हो हमारे पास, जो एक सीधी सी कैंडल हो, ठीक है, एक कैंडल उससे अपर हो और एक कैंडल उससे लोअर हो, मतलब जो दोनों तरफ से लोअर हो और उसके एक हायर हाई हो दोनों तरफ से सेंटर वाली कैंडल का, तो ये हमारे पास एक स्विंग हाई होता है, जिस तरह ये। अब आप जब कैंडल फॉर्मेशन में देखोगे तो यहाँ पे भी एक स्विंग हाई होगा और यहाँ पे भी एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई होगा, लेकिन ओवरऑल में जो मेन स्विंग हाई होगा वो आपका ये होगा। तो इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाइज वो होते हैं जिनकी दोनों तरफ हमारे पास शॉर्ट टर्म स्विंग हाइज होते हैं। ये जो है ये शॉर्ट टर्म स्विंग हाई है, ये जो है ये भी एक शॉर्ट टर्म स्विंग है। इन दोनों से हायर जो मेन आपका स्विंग हाई है वो ये, ठीक है। सेम एज शॉर्ट टर्म स्विंग लो, स्विंग शॉर्ट टर्म स्विंग लो वो होता है जिसके दोनों तरफ, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो वो होता है जिसके दोनों तरफ शॉर्ट टर्म स्विंग लोज हों। अब ये जो है ये एक कैंडल फॉर्मेशन में तो ये भी एक 3 बार पैटर्न स्विंग लो है, कैंडल फॉर्मेशन में ये भी एक 3 बार पैटर्न स्विंग लो है, लेकिन इन दोनों से लोअर जो है वो ये स्विंग लो है। इस स्विंग लो की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसकी तरफ दोनों स्विंग लोज हैं और ये जो है ये ओवरऑल इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो है। उसके बाद जब ये शॉर्ट टर्म हाई जो है आपका ब्रेक होता है तो आपके पास थोड़ी बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस रिवर्सल पकड़े। टारगेट किसको करेगी? टारगेट जो है वो अपने नेक्स्ट स्विंग हाई, इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई को करेगी। इस इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई को टारगेट करने के बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि प्राइस अब थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले और एक और इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो बनाए, इसको स्वीप नहीं करे लेकिन एक और इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो बना दे। एक और इंटरमीडिएट टर्म स्विंग लो बनाने के बाद वो बुलिश निकलेगी और अब वो टारगेट करेगी इस इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई को, उसके बाद जो आपका एक्चुअल इंटरमीडिएट टर्म स्विंग है उसको। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं फर्दर क्लेरिफाई करूँगा अगली वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की हो गई है, तो इसको अब फिनिश करते हैं थोड़ा और आगे। अब ये चीज़ आ जाती है सिंपल सबसे सिंपल चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने हर बार रिवर्सल नहीं देखनी। एक तो हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत इशू है कि हमें जो मॉडल पढ़ाए जाते हैं वो होते ही रिवर्सल मॉडल हैं। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आपने हर दिन रिवर्सल नहीं देखनी, क्योंकि हर दिन रिवर्सल होती ही नहीं है। हर दिन आपको रिवर्सल नहीं मिलेगी, एक स्पेसिफिक एरियाज़ में ही रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं और उनको ट्रेड करना बाजार बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूएशन सिस्टम में। कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 2-3 तरह की प्रोफाइल्स होती हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में 2-3 प्रोफाइल्स में एक होती है कंटिन्यूएशन, लंदन कंटिन्यूएशन प्रोफाइल, जिसमें लंदन अगर बुलिश जा रहा है तो मोस्टली लंदन एक्सटेंशन में, या जिसे हम लंदन लंच भी कहते हैं, या न्यूयॉर्क फर्स्ट आवर में आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और इवन ये भी होता है कि लंदन लंच भी लंदन की डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है तो न्यूयॉर्क रिट्रेसमेंट लेता है और फिर लंदन लंच जो है, सॉरी लंदन क्लोजिंग जो है वो आपकी बुलिश चलने लगती है। तो यही सेम चीज़ जो होती है वो यहाँ पे होती है। लंदन अगर आप इस ब्लू मूव को लंदन मान लेते हो तो इसके 50% 70% पे प्राइस जो है वो आपको रिट्रेसमेंट SNR लेवल H1 पे, या आपका जो भी टाइम फ्रेम है, जो आपका मिडल टाइम फ्रेम है, उस पर आपको रिट्रेसमेंट करके एंट्री देने ज़रूर आती है अगले किल जोन में। अगर लंदन में ट्रेड हो रही है तो लंदन लंच में आपको रिट्रेसमेंट का वो मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा एंट्री होने का। अगर लंदन लंच में नहीं मिलता तो न्यूयॉर्क में मोस्टली मिल ही जाता है। अब ये चीज़ जो है मैं आपको सीधी सीधी चार्ट पे दिखाता हूँ। तो वापस आते हैं अपने H1 चार्ट पे। अब आप सिर्फ इस ट्रेडिंग को देखें, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करें, आप सिर्फ इस ट्रेडिंग को देखें। यहाँ से लंदन हमारा ओपन होता है 1 बजे, लंदन हमारा 1 बजे ओपन होता है, लास्ट होता है उसका 5 AM सॉरी। तो यहाँ तक जो है हमारा लंदन लास्ट कर जाता है। 2 घंटे का इसमें हमारा लंदन लंच होता है, उसके बाद न्यूयॉर्क फर्स्ट आवर और सेकंड आवर होते हैं। अब क्या होता है कि लंदन कहाँ पे स्टार्ट हुआ हमारा, यहाँ पे,
ठीक है, तो मैं स्विंग लो से अपनी फिबोनाची एक्सटेंशन या चलें इस स्विंग लो से लगा लेता हूँ। अब जब मैं ये सिंपल करता हूँ तो मेरे पास प्राइस सिंपली जो है मेरे पास OT में आती है यहाँ पे। अब क्योंकि ये मेरा मिडिल टाइम फ्रेम है H1, तो मैं यहाँ पे एज अ शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन ले लूँगा अपना मेरा M5 जो पैटर्न है, या M3 पे भी चला जाऊँगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक बाय एरिया मिल जाएगा जो कि कंटिन्यूइंग करेगा फिर मेरी अगेन डायरेक्शन को। टारगेट में अपना H1 के हिसाब से रखूँगा जो मेरे को फिबोनाची में मिल रहे हैं 2606, 2622, 2639। ये टारगेट्स मैं अपने क्लैरिफाई करके रख लूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मूव आती है वो ये होती है कि उसके बाद ये मूव होती है कि प्राइस इस मूव में मुझे एक बार एंट्री पहले ही देती है। ठीक है, अब मैं इसमें आ जाता हूँ ना, तो मैं इस स्विंग लो पे लगा लेता हूँ फिबोनाची अपनी। इस स्विंग लो पे मुझे फिबोनाची में एंट्री तो नहीं मिलती, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट वेट करूँगा, क्योंकि अब जब मार्केट एंट्री नहीं दे रही तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे मार्केट के साथ। प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि प्राइस आपको बार बार एंट्री नहीं दे। एक एंट्री हमें LTF टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिल गई जो मैंने आपको एशियन किल जोन M1 में दिखाया। उसके बाद एक एंट्री हमें यहाँ मिल गई, एक एंट्री यहाँ थी लेकिन ये हमारा ट्रेडिंग टाइम नहीं है और यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिल सकी, तो इट्स ओके। अब जब तक ये बुलिश जा रही है तब तक हम इसको बुलिश देखेंगे। जब हमें इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है फिर हम इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए बेरिश देख लेंगे, और अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम इसको और ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ फिर हम इसको मज़ीद बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सेल ऑफ देख सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये ओवरऑल बुलिश जा रहा है तो हम इसको सेल नहीं करेंगे, ओवरऑल हम इसको बुलिश ही देखेंगे। अब इतनी मैंने आपको कहानी तो सुना दी, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आपने ये करना है कि इस तरह के स्ट्रक्चर एनालिसिस और जो इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई, अब ये जो है ना ये मेरा एक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई था, क्योंकि इसके इस तरफ भी एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई है, इस तरफ भी एक शॉर्ट टर्म स्विंग हाई है। तो ये जो था ये मेरा इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई था। इंटरमीडिएट टर्म स्विंग हाई के चांसेस इतने ज़्यादा जल्दी नहीं होते हैं कि वो इतना जल्दी हंट हो जाए, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार लाल भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ बॉस, ये जो है ये आपके ओवरऑल लिक्विडिटी एरियाज हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था उस मूव में, इस वाली मूव में, इस वाली मूव में कि फर्स्ट हाई लो, फर्स्ट हाई लो। तो ये जब M1 पे इस तरह स्टे कर रहा है तो ये H1 पे क्यों नहीं करेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को अपना मेन स्ट्रक्चर मानता हूँ तो मेरे लिए H1 पे इंजीनियरिंग ही होगी ना। आप समझ आ रही है जब ये पैटर्न बन गया, अब मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो रही होगी, समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये फ्रैक्टल नेचर का मतलब यही होता है कि जो आपको H1 पे दिखेगा वही आपको सीन एज M1 और डेली आपको हर टाइम फ्रेम पे वही चीज़ अप्लाई होती हुई दिखेगी, बस आप अप्लाई करने वाले बने। तो अब चीज़ ये कि इस तरह के एनालिसिस भले आप इसी तरह बस मेरी तरह ही करके भेज दें। अब ये भेजने आपने कहा है, ये आपने मुझे ग्रुप में आके दिखाने हैं। मैं आपको ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी दे दूँगा। ये लिंक के साथ आपने मुझे इस तरह के एनालिसिस या फिर जो यहाँ पे ये है इस तरह की एंट्रीज जो मैंने आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखाई हैं, एक एंट्री और दूसरे पेयर्स में भी मिल जाती हैं आपको। GBP USD देखना चाहें तो GBP USD में हम आपको दिखाते हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये आपका एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब तो हम इसको फिबोनाची में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट जो है प्राइस आपको 70% तक मिलती है और फिर वो ओवरऑल बुलिश जाती है। अगर ये आप नहीं भी लेते हैं तो आपके पास ये एंट्री भी होती है
लेकिन क्योंकि ये FOMC टाइम था तो इसमें बहुत सी आपको इश्यूज आएंगे, क्योंकि ये हाई मैनिपुलेशन टाइम होता है। जिस तरह गोल्ड में यहाँ पे ये पूरी एक इंजीनियर्ड मूव है, उसके बाद ये पूरी स्टॉप फंड किया है इन लोस को, और फिर एट दी एंड वो अपनी मेन डायरेक्शन में चली जाती है। अब ये किस तरह वर्क करती है ये आप पावर ऑफ 3 में पढ़ लोगे। फ़िलहाल के लिए आपने मुझे अपनी जो वर्किंग्स हैं वो भेजनी है। ये आप मैं ग्रुप में आपको आपने आके मुझे दिखानी है मेंशन करके, या आप मुझे आप मेंशन करके भी दिखा सकते हैं। इस तरह के आप लंदन में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हैं तो मोस्टली आपको एशियन पे आपको एक एंट्री मॉडल मिलता है, एंट्री का तरीका वो भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे, वैसे भी उसको और क्लैरिफाई करूँगा। तो अब ये चीज़ जो है, होमवर्क जो है आपका, ये मुझे आपने भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में। लिंक मैं आपको दे दूँगा ग्रुप का, तो वहाँ पे आपने आकर मुझे ये अपना वर्क जो है वो आपने मेंशन करना है मुझे और शो कराना है।